नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद JR यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे और ये रिट का लेक्चर नंबर 38 है। इससे पहले 37 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपने नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम में। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि आपके रिट के लिए ही है, आपका फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और भी कई एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें सिलेबस में मौर्य काल, मौर्य साम्राज्य दिया होता है, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज के इस वीडियो में, जैसा कि आप सभी को पता है, हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम अशोक के धम्म में निहितार्थ क्या क्या शिक्षाएं हैं, अशोक का धम्म, धम्म का प्रचार, अशोक के उत्तराधिकारी और मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आपको बेल आइकन भी दिखाई देगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले आज हम देखेंगे अशोक के धम्म में निहितार्थ शिक्षाएं। ये आपको बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए कि जो अशोक का धम्म है उसमें क्या क्या शिक्षाएं दी गई हैं। तो अशोक के जो 12वें शिलालेख तथा अन्य बृहद शिलालेखों में निम्न सदाचारों के पालन का निर्देश दिया गया है। नंबर 1 है माता पिता, वृद्धजन, गुरु आदि की आज्ञा का पालन। दूसरा है साधु संन्यासियों, सगे संबंधियों, दासों, आश्रित जनों, गरीबों और दुखी लोगों, मित्रों आदि के प्रति उचित व्यवहार। तीसरा है जीव हत्या से बचना, सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा। चौथा है सच बोलना। पांचवा है अपने संप्रदाय की प्रशंसा एवं दूसरों के संप्रदाय की निंदा अनुचित अवसरों पर नहीं करना। छठा है दूसरों के धर्मों को सुनना। सातवां है सभी धर्मों के मेलजोल। आठवां है पापों को आत्मनिरीक्षण द्वारा पहचानना। और नौवां है उग्रता, निष्ठुरता, क्रोध, मान, ईर्ष्या से बचना। और 10वां है बहुकल्याण, दान, दया आदि को बढ़ावा देना। तो ये तो थे अशोक के धम्म में निहितार्थ शिक्षाएं। इसे आप याद नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ये बेसिकली मैंने आपकी नॉलेज के लिए बनाया है कि उसके जो धम्म है उसमें क्या क्या बताया गया है, क्या क्या शिक्षाएं दी गई हैं, ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। आज हम फिर अब देखते हैं अशोक के धम्म की प्रकृति। अशोक की जो धम्म की प्रकृति है, अशोक ने अपनी जनता के नैतिक उत्थान के लिए जो आचार संहिता प्रस्तुत की उसे ही अशोक के अभिलेखों में धम्म कहा गया है। अशोक के धम्म किसे कहा गया है? जो अशोक ने अपनी जनता के नैतिक उत्थान के लिए जो आचार संहिता प्रस्तुत की थी उसे ही क्या कहते हैं? अशोक के अभिलेखों में धम्म कहा गया है। अनेक विद्वानों ने उसे बौद्ध धर्म माना था, हालांकि धम्म की जो परिभाषा है वो राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। और जो डॉक्टर रोमिला थापर इनके अनुसार अशोक का धम्म उसकी निजी कल्पना थी जो उसने अपने प्रशासनिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाई थी। जैसे कि अब इसमें आपको मैंने जैसे दिखाया, इसमें जो लिखा हुआ है तो ये एक तरह से नैतिक विचार से लगते हैं, ऐसा नहीं लगता कि बुद्ध का है। तो इसीलिए इसको जो रोमिला थापर है ये क्या मानती हैं कि इन्होंने उनकी निजी कल्पना थी जो उन्होंने अपने जो प्रशासनिक उद्देश्य होते हैं इनको ध्यान में रखकर बनाया था। और इसी संबंध में जो फ्लिट महोदय क्या कहते हैं कि यह एक राजधर्म था जो कि अशोक की समस्त प्रजा के लिए था। तो ये एक राजधर्म था। फ्लिट क्या कह रहे हैं? राजधर्म। इसके अलावा अब बात करें धम्म का प्रचार। तो धम्म का प्रचार के लिए क्या क्या किया? सबसे पहले धर्म यात्राएं, जिनको हमने अभी पहले वाले वीडियो में डिटेल में पढ़ा था। दूसरा है मौर्य सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धर्म प्रचार के लिए धम्म महामात्र नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की। तो दूसरा हो गया धम्म महामात्र नामक पदाधिकारी की नियुक्ति। पहला हो गया धर्म की यात्राएं। तीसरा है रज्जुक, प्रादेशिक व युक्त नामक राजकीय पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की जो प्रति 5वें वर्ष अपने क्षेत्रों में धर्म प्रचार करते थे। इसके अलावा दिव्य रूपों का प्रदर्शन किया जाता था। पांचवा है विदेशों में धर्म प्रचारक भेजना। ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। जो अशोक का हमने टॉपिक पढ़ा था ना, बौद्ध धर्म के विकास और प्रचार के लिए अशोक ने क्या क्या प्रयास किए थे, तो उसमें हमने इनको डिटेल में पढ़ लिया था। तो इसमें बस आप ये याद रखिए धम्म का प्रचार उसने किस तरीके से किया, तो वो यही है। बस इसको मैंने शॉर्ट में यहाँ लिख दिया है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में एक 3 पिटक आपने सुने होंगे, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो विनय जो पिटक है इसमें बौद्ध संबंधी नियम बताए गए हैं।
सुत्त पिटक में बुद्ध के धर्मोपदेश शिक्षा का उल्लेख किया गया है और अभिधम्म पिटक में बुद्धि की दार्शनिक भिक्षाओं का संग्रह किया गया है। तो ये भी थोड़ा आप याद रखना क्योंकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है इसीलिए। और एक इम्पोर्टेंट नाम है चारुमती, ये भी आपको याद रखना है। जो अशोक की पुत्री कौन है? चारुमती। अशोक की पुत्री नेपाल के शासक देवपाल से विवाह किया इन्होंने। किसने? चारुमती ने नेपाल के शासक देवपाल इनसे विवाह किया और जिसने नेपाल में देवपाटन नगर की स्थापना की और बुद्धघोष सामंत पासादिका टीका की रचना की थी। किसकी रचना की थी? बुद्धघोष सामंत पासादिका टीका का, और जिसमें अशोक का उल्लेख किया गया और ये टीका जो है ऐतिहासिक अभिरुचि की खान कहलाता है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया, ये याद रखना आप। इसके अलावा एक स्तूप है भरहुत का स्तूप। ये शुंगकालीन स्तूप मूलतः अशोक द्वारा निर्मित कला व स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करें अशोक के उत्तराधिकारी की, तो अशोक के जो उत्तराधिकारी हैं, पुराणों के अनुसार अशोक ने 36 वर्ष तक शासन किया था। अशोक ने खुद ने कितने वर्ष शासन किया? 36 वर्ष तक। और कहा जाता है कि जो इसके उत्तराधिकारी हुए उन्होंने 49 वर्ष यानी कि 49 वर्ष तक शासन किया। कहा जाता है कि अशोक की जो मृत्यु है वो लगभग 236 ईसा पूर्व में हो गई थी। फिर इसके बाद इनके जो उत्तराधिकारी हैं उन्होंने 236 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक शासन किया था। तो लगभग सा माना जाता है कि 49 वर्ष तक उत्तराधिकारी ने शासन किया था अशोक के। और अशोक के बाद जो मौर्य वंश का इतिहास स्पष्ट नहीं है और इस बात पर सभी पुराण सहमत हैं कि मौर्य वंश ने कुल 137 वर्ष राज्य किया था। पूरे मौर्य वंश की बात की जाए तो पूरे मौर्य वंश ने कितने साल शासन किया था? पूरे मौर्य वंश ने किया था 137 साल और अशोक के उत्तराधिकारियों ने लगभग 49 ईयर्स किया था। उन 49 वर्षों में, ये 49 वर्षों में विष्णु पुराण के अनुसार, इन 49 वर्षों में विष्णु पुराण के अनुसार 10 राजाओं ने शासन किया। 10 राजा कौन कौन? और इसके अलावा मत्स्य पुराण जो है उसमें 7 राजाओं ने शासन किया था और ब्राह्मण पुराण के अनुसार 6 राजाओं ने शासन किया था। इसके अलावा जो दिव्यदान है, दिव्यदान में अशोक के 6 उत्तराधिकारियों के नाम दिए गए हैं। और मत्स्य पुराण के अनुसार अशोक के बाद दशरथ और दशरथ के बाद संप्रति सिंहासन पर बैठे और संप्रति के बाद बैठे शालीशुक, ये शासन पे बैठे। इस वंश के जो अंतिम शासक थे, किस वंश के? मौर्य वंश के। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहदर्थ थे। और मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहदर्थ और इनकी जो हत्या है ना वो इनके ही सेनापति थे पुष्यमित्र। इनके सेनापति का नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। तो मौर्य वंश के अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था तो वो था बृहदर्थ। और इनकी हत्या किसने की थी? इनकी हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि इनका सेनापति था। इसके साथ ही मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया और एक नए साम्राज्य का उदय हुआ। वो कौन सा वंश था? शुंग वंश। अब बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारण थे। तो मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ था, जिसकी हत्या हुई थी 184 ईसा पूर्व में। और उसके बाद उसके जो ब्राह्मण सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उसने उसकी हत्या की थी और भारत में शुंग वंश की नींव हो गई थी। और जो शुंग वंश है इनके शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग, इनके जो पुरोहित थे उनका नाम था पतंजलि। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। अब सबसे पहले बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की। तो सबसे पहला कारण है निर्बल तथा अयोग्य उत्तराधिकारी। ऐसा माना जाता है कि जो मौर्य साम्राज्य, इसका पतन का एक मुख्य कारण क्या है कि जो उत्तराधिकारी हुए वो निर्बल थे या अयोग्य थे। राजतंत्रीय शासन प्रणाली में जो राज्य की सफलता और विफलता वो निर्भर करती है किस पर? उसके शासक की योग्यता और अयोग्यता पर। और अनेक विद्वानों का मानना है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? अशोक के बाद आने वाले निर्बल और अयोग्य उत्तराधिकारी। इस कारण से माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। दूसरा कारण है अत्यधिक केंद्रीभूत शासन।
डॉक्टर रोमिला थापुर के अनुसार मौर्य शासन इतना अधिक केंद्रीभूत था कि एक योग्य शासक ही अपने व अपनी प्रजा के कल्याण के लिए उसका उपयोग कर सकता था। केंद्र से ही पूरे साम्राज्य के शासन तंत्र में शक्ति का प्रसारण होता था। तो यह अत्यधिक केंद्रीभूत था और केंद्रीय नियंत्रण कमजोर होते ही प्रशासन स्वतः ही शिथिल हो जाता है। तो इस कारण से क्या हुआ कि प्रशासन जो है शिथिल हो गया। इसके अलावा तीसरा है दूरस्थ प्रांतों में दमनात्मक शासन। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी का मानना है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का एक मुख्य कारण यह था कि दूरस्थ प्रांतों के शासक बड़े ही अन्यायी थे। जो दूरस्थ क्षेत्र थे, प्रांत थे, उनमें शासक बना रखे थे, तो वो जो शासक थे वो बड़े ही अन्यायी थे। तक्षशिला की जनता ने बिंदुसार के काल में इसी कारण विद्रोह किया था। और पश्चिम उत्तर के जिन प्रांतों में बिंदुसार के समय से ही जनता दुष्ट मंत्रियों के शासन से परेशान थी, वे प्रांत सबसे पहले मौर्य साम्राज्य से अलग हुए। तो एक कारण ये माना जाता है कि जो दूर के प्रांत थे उनमें दमनात्मक शासन था, इस कारण से भी ये मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। चौथा कारण है नौकरशाही व्यवस्था की संरचनात्मक कमजोरियाँ। डॉक्टर रोमिला थापर का कहना है कि मौर्यों का प्रशासन व्यवहारिक दृष्टि से सुसंगठित था, परंतु उसमें एक बुनियादी कमजोरी थी जिसके कारण वह असफल रहा। और इसके अलावा डॉक्टर रोमिला थापर क्या कहती हैं? डॉक्टर रोमिला थापर ने नौकरशाही व्यवस्था में नियुक्तियों की निरंकुश प्रणाली की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। किसकी ओर किया है? निरंकुश प्रणाली की ओर, जिसमें महाराज्यपालों द्वारा नियुक्त स्थानीय राज्यपाल अपनी इच्छा के अनुसार अपने अधिकारियों का चुनाव करते थे और फिर पूरे शासन तंत्र में नियुक्तियों के मामले को लेकर यही पद्धति दोहराई जाती थी। तो ये नौकरशाही व्यवस्था भी इसका एक कारण माना जाता है। पांचवा है बहिर्वर्ती क्षेत्रों में भौतिक ज्ञान का प्रसार। डॉक्टर रामशरण शर्मा क्या कहते हैं? इनके अनुसार लोहे के औजारों और हथियारों का बाह्य प्रांतों में नियमित प्रयोग तथा मौर्य साम्राज्य का ह्रास और पतन साथ साथ हुआ। ऐसा माना जाता है कि जो बाहर के जो क्षेत्र थे उनमें औजार और हथियार का प्रयोग जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन होता गया। इसके बाद छठा पॉइंट है मौर्य अर्थव्यवस्था पर दबाव। प्रोफेसर जो डी कौसाम्बी हैं, ये क्या कहते हैं कि उत्तरकालीन मौर्यों के समय में अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त थी, इसी कारण नए नए कर लगाए गए थे और इस काल के आहत या पंचमार सिक्कों में भी मिलावट है। तो प्रोफेसर DN झा के अनुसार विशाल नौकरशाही व्यवस्था, विशाल सेना के रखरखाव तथा अशोक के निःशुल्क सार्वजनिक कार्यों के फलस्वरूप जो शाही खजाना था वो खाली हो गया। खजाना जो है खाली होता जा रहा था, इस कारण से भी माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। सातवां है जो अशोक का उत्तरदायित्व। अशोक की नीतियों को भी कुछ विद्वानों ने मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी माना है। इस संबंध में अशोक की आलोचना दो आधारों पर की गई है। दो आधार कौन कौन से हैं? पहला है अशोक की नीतियों ने ब्राह्मण असंतोष को जन्म दिया और दूसरा है अशोक की धम्म नीति ने मौर्य साम्राज्य को सैनिक दृष्टि से शिथिल बना दिया। तो कुछ हद तक तो अशोक की नीतियां भी उत्तरदायी मानी जाती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आज हमने मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण और अशोक के उत्तराधिकारी और धम्म नीति के बारे में देखा। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम मौर्य युगीन प्रशासन, वहाँ का जीवन और वहाँ की संस्कृति के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।